हेलो हेलो ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का 14 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स में। तो 14 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स में हमारे पास में क्या है देखेंगे। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट। किस्मत और मेहनत में एक फर्क होता है दोस्तों, किस्मत और मेहनत में एक फर्क होता है। बस किस्मत वो दिलाती है जो लिखा होता है, और मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। किस्मत और मेहनत में वो फर्क होता है जो किस्मत सिर्फ वो दिलाती है जो सिर्फ किस्मत में लिखा होता है, और मेहनत वो दिलाती है जो किस्मत में लिखा भी नहीं जा सकता। तो ऐसी ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और अपनी सफलता को एक दिन अपने कदमों में झुका के चढ़िए। ठीक है, शुरू करेंगे आज का 14 जनवरी 2025 का करंट अफेयर हमारे लिए क्या खास लेके आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की ओर से वॉशिंगटन डीसी 20 जनवरी को होने वाले डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा भारत में मातृ मृत्यु दर 2018-20 के आंकड़ों के अनुसार नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन ने केरल का मातृ मृत्यु अनुपात देश में सबसे कम बताया। देवजीत सोकिया प्रभजेत सिंह भाटिया ने बीसीसीआई के सचिव और कोषाध्यक्ष का पदभार संभाला। 74वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में तमिलनाडु और रेलवे ने खिताब को किया अपने नाम। शी और शे यंग ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन कप में जीत हासिल करी। इंटरपोल ने मनी लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार सिल्वर नोटिस किया जारी। केरल के कप्पड़ और चल समुद्र तटों को मिला वैश्विक ब्लू फ्लैग। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक किया घोषित। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला होगी स्थापित। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 के तहत प्रयागराज में सांस्कृतिक गांव कलाग्राम का किया उद्घाटन। निकोलस मादुरो ने एक बार फिर लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की ओर से वॉशिंगटन डीसी में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के एक शपथ ग्रहण समारोह में कौन शामिल होने वाले हैं। तो कौन शामिल होने वाले हैं भारत की ओर से, तो आप बताएंगे। आंसर है आपका, आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। भारत की ओर से डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन रहे हैं। ठीक है, जो ट्रंप हैं, ट्रंप ये कौन है, 47वें राष्ट्रपति। ठीक है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन है, कौन बने हैं, तो आप बताएंगे ट्रंप। ठीक है, और ट्रंप जो है शपथ कब लेने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप शपथ कब लेंगे, तो कब लेंगे, 20 जनवरी को लेंगे। ठीक है, 20 जनवरी को लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्लियर हुआ आपका। सेकंड क्वेश्चन, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा भारत में मातृ मृत्यु दर 2018-20 पर नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन के अनुसार मातृ मृत्यु दर अनुपात देश में सबसे कम बताया है। तो किस राज्य का मातृ मृत्यु दर देश में सबसे कम है, तो आंसर है आपका केरल। केरल के अंदर मातृ मृत्यु दर सबसे कम बताया गया है। कितना बताया गया है, तो ये बताया गया है 1 लाख, कितना बताया गया है, 19 वुमेन 19 वुमेन की डेथ होती है 1 लाख महिलाओं के ऊपर, 1 लाख वुमेन के ऊपर। यानी प्रसव पीड़ा यानी डिलीवरी के दौरान 1 लाख महिलाओं के ऊपर कितनी महिलाओं की डेथ होती है, कुल 19 महिलाओं की डेथ होती है। यह आंकड़ा केरल का है और सबसे बड़ा आंकड़ा निकल के आया है। केरल का वर्तमान टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, आपसे बात करें तो एट प्रेजेंट टाइम केरला टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 1.46। यानी 2 बच्चे भी नहीं है, यानी एक महिला
सिर्फ एक ही बच्चा कंसीव कर पा रही है। यानी परिवार के अंदर सिर्फ एक ही परिवार जो है सिर्फ एक ही बच्चा को जन्म दे रहा है, दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा है। यानी 1.46 टोटल फर्टिलिटी रेट निकल के आया है। इसके अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो आने वाले 10 सालों में इसमें आने वाले 10 सालों में आने वाले 10 सालों में केरल के अंदर 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 बुजुर्गों की संख्या बुजुर्गों की संख्या बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा होगी। यानी आने वाले 10 सालों में केरल के अंदर जवान नहीं सिर्फ बुजुर्ग ही बुजुर्ग दिखेंगे। ये वाला सीन यहां पर हो रहा है। और कारण क्या है? लोगों की अनस्टेबिलिटी। लोग अपने रोजगार अपने आप को स्टेबल करने में 30-35 साल का समय हो जाता है, उसके बाद उन लोगों की इच्छा ही नहीं रहती परिवार बढ़ाने की, शादी ना करने की, है ना। बहुत सारे कारण जो है आज की डेट में टोटल ये जो फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है इसका कारण है। 2011 की सेंसस का डेटा बताऊं मैं आपको, तो 2011 की जो सेंसस हुई थी, ठीक है, सेंसस डेटा 2011। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं ना दोस्तों, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग एक बात क्लियर होती है कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितना था 2011 में। तो टोटल फर्टिलिटी रेट निकला था 2.1 से 2.9। ठीक है, यानी एक फैमिली 2 या लगभग 3 बच्चे कंसीव कर पा रहे थे और उनको जन्म दे रहे थे एक फैमिली में। ठीक है, अभी कितना बचा है केरल में? केरल सबसे कम हो गया, 1.46% के आसपास हो गया है। सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट कहां पर है? हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट कहां पर है? आपसे बात करी जाए तो आप लिखेंगे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट किसका है, तो आप बताएंगे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है बिहार का। किसका है? हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट बिहार का है। और हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट में सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर है मारो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर, उत्तर प्रदेश फर्टिलिटी रेट में, और पहले नंबर पर बिहार आता है। ठीक है, हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट में क्या आता है? बिहार आता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा खबर का निचोड़। नेक्स्ट, हाल ही में किसने बीसीसीआई के सचिव का पदभार संभाला है? तो आंसर है आपका देवजीत सोकिया। आंसर क्या आएगा आपका? देवजीत सोकिया। हाल ही में किसने बीसीसीआई के सचिव का पदभार संभाला है? तो आंसर है आपका देवजीत सोकिया। देवजीत सोकिया जो है वो बीसीसीआई के क्या बनेंगे? सेक्रेटरी बनेंगे। क्या बनेंगे? सेक्रेटरी। ठीक है, और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अकाउंटेंट कौन बनेंगे? किसको नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे प्रभतेज सिंह भाटिया। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन बनेंगे? प्रभतेज सिंह भाटिया। सेक्रेटरी कौन बनेंगे? देवजीत सोकिया बनेंगे। ठीक है, बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? आपसे बात करी जाए तो बीसीसीआई चेयरमैन कौन है? तो आप बताएंगे रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के चेयरमैन है। ठीक है, बीसीसीआई को कब स्टैब्लिश किया गया था? आपसे बात करी जाए तो बीसीसीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1928 को। 1 दिसंबर 1928 को बीसीसीआई को स्टैब्लिश किया गया था। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो आप बताएंगे जय शाह। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में किसने खिताब को अपने नाम किया है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु और रेलवे ने 74 राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप को जीतकर अपने नाम किया है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो ये चैंपियनशिप जो हुई थी
ये हुई थी आपकी भावनगर। भावनगर, भावनगर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। भावनगर गुजरात के अंदर इस चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया था। कहाँ पर? सिद्धसर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। भावनगर में कहाँ पर? तो आप बताएंगे भावनगर में सिद्धसर स्पोर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिद्धसर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ये खेला गया था। ठीक है, सिद्धसर कॉम्प्लेक्स के अंदर खेला गया था। तो इसमें किसको इस बात करें तमिलनाडु और रेलवे ने किसको हराया है, तो तमिलनाडु ने किसको हराया? तो तमिलनाडु ने हराया है, तमिलनाडु ने किसको हराया है? तो तमिलनाडु ने हराया है पंजाब को। पंजाब को, पंजाब को। और रेलवे ने किसको हराया है? तो आप बताएंगे केरल को। केरल को हराया है। ठीक है, तमिलनाडु ने पंजाब को हराया है, रेलवे ने केरल को हराया है। याद रखेंगे इतना। इसके बाद में बात करें आपका नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को कब स्टैब्लिश किया गया था? पहले ये फर्स्ट नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप कब खेली गई थी पहली बार? तो आप बताएंगे 1934 में। कब खेली गई थी? 1934 के अंदर खेली गई थी। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट, मलेशिया ओपन बैडमिंटन कप 2025 को किसने अपने नाम किया? तो आप बताएंगे सी और शे यांग ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2025 का कप अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो चाइना के सी युंग और साउथ कोरिया के सी यांग। ठीक है, तो ये क्या है? सी यांग चाइना के हैं और सी युंग कौन है? साउथ कोरिया के। ठीक है, तो साउथ कोरिया के सी यंग है, सी यांग है आपके चाइना के, से यंग कौन है? आपके साउथ कोरिया के प्लेयर हैं। इन्होंने मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत की ओर से कौन था? तो भारत की ओर से मलेशिया ओपन 2025 में जो प्लेयर आए थे, इसमें आए थे आपके तो भारत की ओर से सात्विक साईराज ने हिस्सा लिया था। ठीक है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ठीक है, तो भारत की ओर से कौन थे मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में? चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी प्लस सात्विक साईराज, सात्विक साईराज। ठीक है, सात्विक साईराज, इन्होंने हिस्सा लिया था, इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, इन्होंने हिस्सा लिया था और मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में ये हार गए थे, ये फाइनल में नहीं पहुंच पाए। फाइनल में पहुंचे सी यंग और से यंग, इन्होंने इसको जीता। ठीक है, जो मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? ये इसको कब स्टार्ट किया गया था? आपसे बात करी जाए तो इसको स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था? 1937 में। ठीक है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को कब स्टार्ट किया गया था? 1937 में इसको स्टार्ट किया गया था। मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुछ फेमस ट्रॉफीज हैं आपकी, कुछ फेमस ट्रॉफी हैं। इन ट्रॉफीज की अगर बात करें तो इसमें आपके ट्रॉफीज में नाम आते हैं आपके थॉमस कप, उबेर कप। ठीक है, क्या नाम आते हैं? थॉमस कप नंबर 2, उबेर कप नंबर 3, सुधी रमन कप नंबर 4, सुधी रमन कप नंबर 4, नारंग कप, दीवान कप, नारंग कप नंबर 5, दीवान कप। ठीक है, दीवान कप नंबर 6, लेडी रतन टाटा कप, लेडी रतन टाटा कप। ठीक है, इंपॉर्टेंट कप है, याद रखिएगा। अश्विन यूरोपियन कप,
यूरोपियन कप। तो ये तो हैं आपके इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज जो कि आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ इंडियन फेमस प्लेयर, जैसे नंबर 1 पीवी संधू, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण, ठीक है। इसके बाद में श्रीकांत किदाम्बी, ज्वाला गट्टा, श्रीकांत किदाम्बी, ज्वाला गट्टा, श्रीकांत किदाम्बी, ज्वाला गट्टा, अश्वनी पोनप्पा, लक्ष्य सेन, अश्वनी पोनप्पा, लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन, ठीक है। अश्वनी पोनप्पा, लक्ष्य सेन, तो ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर। तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन, मलेशिया ओपन बैडमिंटन कप 2025 किसने जीता? तो चाइना के सी यांग और साउथ कोरिया के से यांग ने। मलेशिया बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ था 1937 में। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके बैडमिंटन प्लेयर्स हैं इंडियंस, और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार किस प्रकार का नोटिस जारी कराया? तो आप बताएंगे ये हुआ है येलो नोटिस। येलो नोटिस पहली बार जारी किया गया है। इंटरपोल जो है लगभग, आप नोटिस की बात करें तो इंटरपोल कुछ 8 प्रकार के नोटिस इशू करता है। इन 8 प्रकार के नोटिसों में इंटरपोल के सबसे पहले नोटिस रेड कॉर्नर नोटिस, जो विटनेस जो वांटेड पर्सन होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। येलो नोटिस जो मिसिंग पर्सन होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। ब्लू नोटिस जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जाननी है उसके लिए जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस जो लोग मर जाते हैं उनको आइडेंटिफाई अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट के लिए जारी किया जाता है। पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेशन के लिए जारी किया जाता है। सिल्वर नोटिस आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग एंड क्रिमिनल एसेट्स यानी इलीगल संपत्तियों के बारे में जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ ऐसे इंटरपोल के आपके नोटिस जो कि इंटरपोल जारी करता है, और पहली बार येलो नोटिस को इंटरपोल ने जारी किया है, ठीक है। तो कौन सा नोटिस जारी करा है? येलो नोटिस को इंटरपोल ने जारी किया है, ठीक है। इंटरपोल जो है इसके अंदर जो येलो नोटिस है इसमें कितनी कंट्रियों को येलो येलो नोटिस जो है ये इटली के अनुरोध पे जारी करा गया है, ठीक है। आप एक तो याद रखेगा, इटली के अनुरोध पर, इटली के अनुरोध पर, ठीक है। तो इस येलो नोटिस में कितनी कंट्रीज को ऐड किया गया है? तो इसमें आपके आएंगे 52 कंट्री, 52 देश आएंगे जिसमें भारत भी है। भारत भी रहेगा इन 52 देशों में, ठीक है। भारत भी रहने वाला है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कप्पड़, हाल ही में किस राज्य के कप्पड़ और चल समुद्र तटों को मिला वैश्विक ब्लू फ्लैग? तो ब्लू फ्लैग का मतलब होता है जहां पर बीचेस बिल्कुल क्लीन रहती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा होता है, ठीक है। तो और महासागरीय जल को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा होता है, गंदगी नहीं फैली होती है, ऐसे को ब्लू फ्लैग, जो ब्लू फ्लैग लेटर्स दिया जाता है। तो हाल ही में केरल की, हाल ही में केरल की कप्पड़ और चल समुद्र तटों को मिला है वैश्विक ब्लू फ्लैग। तो भारत में ऐसे कितनी आ, आपके तट हैं यानी को बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है? तो इसमें आपके कुछ 11 ऐसी बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है, कुछ 11 बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। और वो 11 बीचेस कौन से हैं जिनको वैश्विक ब्लू फ्लैग मिला हुआ है भारत की? तो गोल्डन बीच है एक, तो आपकी याद रखेंगे, एक है आपकी गोल्डन, एक है आपकी गोल्डन बीच, ठीक है। एक क्या है आपकी आ, ऋषि कुंड, ऋषि
कुंड बीच, ठीक है, रूसी कुंड बीच। एक है आपकी कासरकोड बीच, कासरकोड बीच। एक है आपकी शिवराजपुर, शिवराजपुर बीच। एक है आपकी शिवराजपुर बीच। एक है आपकी मिनिकोय टुंडी, मिनिकोय टुंडी बीच, ठीक है। एक है आपकी राधा सागा बीच, राधा सागर बीच। एक है आपकी घोगला बीच, घोगला बीच। घोगला बीच मिलेगी आपको दमन दीव वाले इलाके में, दीव में मिलेगी, ठीक है। एक मिलेगी आपकी पादू बिदरी बीच, ठीक है, पादू बिदरी बीच, ठीक है। एक मिलेगी आपकी कोवलन, कोवलन बीच। एक मिलेगी आपको ईडन बीच, कोवलन बीच, ईडन बीच, ठीक है। और एक बीच मिलेगी आपको कदमत, क्या मिलेगी, कदमत। ये कुछ ऐसी बीचेस हैं भारत के अंदर जिनका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो भारत की सभी बीचेस एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दी मैंने कि जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कौन कौन सी बीच है? गोल्डन बीच, ऋषिकेश बीच, कासरकोड, शिवराजपुर, मिनिकोय ठंडी, राधा सागर बीच, खोगला बीच, पुदु बिदरी बीच, कोवलन बीच, ईडन बीच, कदमत बीच और आपका कप्पड़ बीच और चल समुद्री बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो आंसर है आपका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को अमेरिकी पत्रिका, क्या नाम है उसका, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक घोषित किया है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक घोषित किया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। किस में जीता था? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल, पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो पेरिस ओलंपिक में गोल्ड किसने जीता था आपसे बात करी जाए, ठीक है। तो पाकिस्तान के पेरिस ओलंपिक में जो गोल्ड जीता था, तो पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं, अरशद नदीम, क्या नाम है उनका? अरशद नदीम। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था। और सिल्वर मेडल किसने जीता था? भारत के नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा के अलावा भी क्या भारत में कोई भाला फेंक प्लेयर है जो काफी फेमस है? तो आप बताएंगे। जी हाँ है, एक है किशोर जेना, एक है अनु रानी, ठीक है। एक है आपके किशोर जेना और एक है आपकी अनु रानी, एक है आपकी अनु रानी, ठीक है। ये कौन है? ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा के बाद में भारत में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला किस राज्य की मेडिकल कॉलेज में स्थापित करी गई है? तो किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में स्थापित करी गई? तो आप बताएंगे केरल के अंदर। कहां पर कहां पर स्थापित करी गई है? तो आप बताएंगे केरल के अंदर, ठीक है। तो ये जो लेबोरेटरी स्थापित करी गई है, ये आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस में बीएमसीआई प्लस बीएमसीआरआई प्लस में बीएमसीआरआई यानी इसका आंसर आप थोड़ा चेंज करेंगे, इसका आंसर होगा आपका कर्नाटका। इसका आंसर क्या होगा आपका? कर्नाटका, ठीक है। तो आईसीएमआर प्लस बीएमसीआईआर,
तो आईसीएमआर की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। बीएमसीआईआर की फुल फॉर्म क्या है? तो बीएमसीआईआर के बेंगलुरु बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। बी से बेंगलुरु, बेंगलुरु, एम से मेडिकल, बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एंड रिसर्च, रिसर्च, और आई से क्या हो जाएगा आपका? इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस आईसीएमआर ने मिलकर आप क्या कराएं? इन्फेक्टिचुअस डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी को स्टैब्लिश किया है, ठीक है। ये संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला है जो कि पता करेगी बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट से होने वाली बीमारियां। किस किस से? बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट से होने वाली बीमारियों का अध्ययन, ठीक है, बीमारियों का अध्ययन, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 के तहत प्रयागराज में सांस्कृतिक गांव कालाग्राम स्थापित करा है? तो आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने कालाग्राम सांस्कृतिक गांव की स्थापना करी है महाकुंभ 2025 में, ठीक है। तो महाकुंभ 2025 में कितने देशों ने महाकुंभ की जो वेबसाइट है जो यूपी सरकार ने जारी करी है, कितने देशों ने आकर उस पर रिसर्च किया है? तो लगभग 183 देशों ने आकर महाकुंभ की वेबसाइट पर सर्च किया है, और लगभग आप बात करेंगे तो लगभग 33 लाख लोग जो हैं, 33 लाख लोगों ने कुंभ वेबसाइट पर लॉगिन किया है, ठीक है। क्या क्या है? लॉगिन किया है। तो ये एक रिकॉर्ड बन गया है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके लिए, ठीक है भाई। तो ये था आपका आज का। चलो एक और है आपका, निकोलस मादुरो ने एक बार फिर लैटिन अमेरिकी देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निकोलस मादुरो ने शपथ ली है? तो आप आंसर बताएंगे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, ठीक है। तो वेनेजुएला एक लैटिन अमेरिकी कंट्री है, ब्राजील भी है, मैक्सिको भी है, कोलंबिया भी है, पर आंसर क्या होगा आपका? वेनेजुएला। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो जो हैं वो तीसरी बार आपके वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं। 2019 में जब इन्होंने पहली बार सेकंड टाइम जब शपथ ली थी, तो लगभग 40 देशों ने इनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था, ठीक है। अब की बार फिर से इन्होंने शपथ ली है, तीसरी बार शपथ ली है, ठीक है। तो निकोलस मादुरो कौन सी बार, किस नंबर के वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं, किस टर्म के रूप में? तो आप बताएंगे तीसरी बार जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं। तो ये था आपका 14 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर की क्लास में डेली आप ऐसे ही बने रहिए, अपनी जीएस को मजबूत करते रहिए, डेली नोट्स बनाते रहिए और डेली क्लास को एंजॉय करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई करंट अफेयर के साथ में। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।